Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 6 Poets and Pancakes, Flamingo book and NCERT solution inside and outside textbook. First we are going to the starting page number. I don't mentions is there, but also sequence wise I write here and also describe by one. If you have any confusion you can ask, and any question write on my comment section. And also you download the my pdf, go to the you can download the pdf from my telegram, and also join the apps, knowledge hub apps, and you can take the live classes there. And also you have any doubt related to your notes, test series, and any questions and about of your study materials, your syllabus, so all things is there. And we are now start the question answer. And first question is, what does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? ऐसा यहाँ पे जो राइटर है उसका क्या मतलब है इस लाइन से, यानी फायरी मिजरी क्या है, किस मेकअप को किससे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है. द एक्टर्स इन द मेकअप रूम वेयर वेरी uncomfortable due to the heat produced by the lights in the makeup room, and trouble is described as a state of fiery misery. That means यहाँ पे बताया है, जो ऑथर हैं, जो अशोका मित्रन है, वो कहते हैं कि स्टूडियो के अंदर जो सेटअप था, जो रूम था, वहाँ पे 6 मिरर लगे हुए थे, और वो उसके अराउंड ऑफ क्या लगी हुई थी, लाइट्स लगी हुई थी. और जब मेकअप किया जाता था उस टाइम पे वहाँ से इतना हीट निकलता था उस लाइट से, तो पूरा जो फेस है पूरा बर्न होता था. ऐसा लगता था कि पूरी बॉडी में क्या होती है, हीट, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है. तो उस हीट को यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि उस टाइम पे जो एक्ट्रेस होती थी या एक्टर होते थे जिनका मेकअप होता था, उनसे वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, उनको अनकम्फर्ट लगता था. और वो यहाँ पे इस वर्ड को ट्रबल दिखाने की कोशिश की है कि फायरी मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट या हीट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट हो. तो इस मिजरी यानी जो ट्रबल को वो फेस करते थे उस टाइम पे मेकअप के टाइम पे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू. यहाँ पे जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है ऑथर ने, अशोका मित्रन जो हैं. द मेकअप branches of Jimny Studio was an example of national integration. This is because people from many areas, religious groups work together in the same department. आपने देखा ही था कि जब जो जिमनी स्टूडियो में है वहाँ महाराष्ट्र का, बंगाल का और रेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स के जो लोग थे वहाँ पे काम कर रहे थे. 600 से भी ज़्यादा लोग थे जो कि उससे कनेक्ट थे, उसके अंदर किसी न किसी रूप से काम कर रहे थे. तो वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे बट वर्क टुगेदर. तो दैट मीन्स यहाँ पे उनका एक क्या है, अशोका मित्रन बताना चाहते हैं, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन शो कर रहा था जिमनी स्टूडियो में. अपने आप में ही एक यूनिक वे था, एकता का कह सकते हैं. और मतलब डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अंदर भी यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखाई दिया. एंड व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियोज़, व्हाई डिड द जॉइन द स्टूडियोज़, व्हाई वॉज द डिसअपॉइंटेड. ऑफिस बॉय जो है वो क्या करता है जिमनी स्टूडियो में, और वो जो ज्वाइन करता है स्टूडियो तो क्यों करता है, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा उदास यानी डिसअपॉइंट अपने लाइफ से या अपने वर्क से क्यों हो जाता है. द ऑफिस बॉय अप्लाइज मेकअप टू द क्राउड प्लेयर्स. एक्चुअली में जो ऑफिस बॉय था वो जिमनी स्टूडियो का क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट का पूरा एक ऑफिस बॉय था. वैसे तो पूरे स्टूडियो का एक ऑफिस बॉय होता है, बट ये इतना बड़ा स्टूडियो था कि यहाँ पे मेकअप का भी एक ऑफिस बॉय था. तो जो ऑफिस बॉय था तो इसके अंदर इसका जो मेन वर्क था, जब क्राउड वाला सीन होता था तो क्राउड वाले सीन वाले दिन बहुत बड़े एक बर्तन लेता था, वेसल लेता था, उसमें मेकअप को डाल के, ठीक है, उसको मिक्स करके फटाफट से फेस पे उसको क्या करना होता था,
लगाना होता था, स्लैपिंग करना होता था, जिससे जो क्राउड है उसका मेकअप हो जाए। तो शूटिंग डेज के टाइम पे वो अप्लाइड करता था प्लेयर्स के, यानी जो एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनके नहीं, जो क्राउड में जो रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम चल रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन में। स्टूडियो के अंदर सबसे जो एक्टर हैं उसको कौन मेकअप करेगा, और फिर उसके बाद जो कॉमेडियन है उनका कौन एक्ट करेगा, और इस तरीके से जो मेकअप था वहाँ पे मेकअप करने वालों की भी एक हायरार्की सेटअप करी हुई थी। सबसे ऊपर फिर नीचे और फिर नीचे पूरा डिवाइडेड किया हुआ था। तो ये वही है, ऑफिस बॉय क्राउड का मेकअप करता था। जब शूटिंग होती थी क्राउड की तभी उनको फटाफट से मेकअप करता था। एंड ही हैड गोन टू द स्टूडियोज़ होपिंग टू बी, अब ये क्यों गया था वहाँ पे, इसने जब एज अ वहाँ पे ज्वाइन करा था तो इसका जो अपनी होप थी, यानी अपनी एक आशा थी कि मैं उसको क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ एक्टर, स्क्रीन राइटर, एज अ डायरेक्टर, उसने अपने आप को वहाँ पे क्या करने की कोशिश करी थी, फिक्स करने की कोशिश करी। और वो डिसअपॉइंट क्यों हो गया, ही वॉज डिससेटिस्फाइड बिकॉज ही हैड फेल्ड एंड रिमेन्ड ऑफिस बॉय, क्योंकि जैसे वो गया था ऑफिस बॉय बन के ही रह गया। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन था कि हु एम आई। तो वो क्वेश्चन उसके मन में रह गया कि मैं एज अ राइटर भी बन सकता था, मेरे अंदर इतना टैलेंट था, लेकिन आज मैं क्या एक क्राउड का मेकअप करता रहता हूँ, और जो कि एक यूजलेस वर्क है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफिस बॉय को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाया गया है अपने वर्क से। वो एक ऑफिस बॉय बोला है बट वो एक 40 ईयर का है, उसकी एज जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो उसको यूज़ किया गया है ऑफिस बॉय, बट वो बॉय नहीं है। वाई डिड द ऑथर अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, जो ऑथर हैं अशोकामित्रन है वो स्टूडियो में कुछ करते हुए नज़र क्यों नहीं आते हैं। द ऑथर जॉब कटिंग आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। मेन जो अशोकामित्रन यानी जो ऑथर हैं उनका काम है न्यूज़पेपर से क्लिपिंग का कटिंग करना, उनको पेस्ट करना, और कई बार कुछ ऐसा भी होता था वो अपने हाथों से लिखते भी थे। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि जो वहाँ के जो लोग थे उसको देखते थे तो वो क्या कहते थे, नथिंग टू दैम, वो तो कुछ भी नहीं है उनकी नज़रों में। एज अ बॉस जो होता था वो भी क्या कहता था कि भाई अशोकामित्रन का तो कोई काम नहीं है, इतना ज़्यादा उसकी कोई हार्ड वर्क नहीं है, जबकि उसका काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और लेकिन जो कंसीडर सब लोग करते थे कि बस क्लिपिंग करना ही तो है, ऑफिस में आराम से बैठना होता है और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग करके उसको लगाना होता है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों था। हु डिड ही सो हिज एंगर ऑन, और उसने अपना गुस्सा किस पे उतारा। द ऑफिस बॉय वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वॉज अ स्टिल ओनली एन ऑफिस बॉय, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। ही हैड रिसीव्ड अ डिसेंट एजुकेशन एंड ही वुड ऑल्सो राइट अ पोइट्री, उसके पास एजुकेशन बहुत अच्छी थी, इवन अ सब्बू से भी ज़्यादा अच्छा वो पढ़ा लिखा हुआ था। पोइट्री लिखने के लिए उसने सोचा था और पोइट्री वो लिखता था। एंड बट हीज़ ग्रेट लिटरली टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट, बट वो बिल्कुल उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा था। एंड ही शोड हीज़ एंगर कोथामंगलम शब्बू द नंबर 2 एट द जिमनी स्टूडियो, यानी एस वॉसन जो ऑनर है उसके बाद जो नंबर आता था ऑर्गेनाइजेशन में, उस स्टूडियो में किसका आता था, सुब्बू आता था सेकंड पोजीशन पे, जो और थे उनके साथ ही। तो यहाँ पे जो उस सुब्बू है उससे बहुत ज़्यादा क्या करता था, उस पर गुस्सा ज़्यादा उतारता था अपनी फ्रस्ट्रेशन का, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया था। तो वो कहीं ना कहीं उसकी फेम से जेलस करता था, उसको ऐसा लगता था रिस्पॉन्सिबल इस मेरी कंडीशन के लिए अगर कोई है, अगर आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ या जो भी मेरे साथ हुआ है उस सब के लिए वो किसको ब्लेम करता था, ऑफिस बॉय सुब्बू को मतलब ब्लेम करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज सब्बूज प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, बॉस है, ठीक है, प्रिंसिपल। एंड ये है एस मिस्टर एस वॉसन हु इज़ द फाउंडर ऑफ द जिमनी स्टूडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट है सुब्बू इज डिस्क्राइब एज अ मैनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़, दैट मीन्स सुब्बू के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो अशोकामित्रन बोलते हैं
कि इतने अच्छे इंसान का भी कोई दुश्मन हो सकता है क्या, क्योंकि जो ऑफिस बॉय है वो उससे जेलस फील करता था, जबकि उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, वो डिज़र्व करता था उस पोजीशन को, सेकंड रैंक पे जो पोजीशन पे वो था, यानी हमेशा वो बॉस के साथ ही दिखता था और बॉस के साथ ही काम करता था। तो यूनिक एबिलिटीज़ थी उसके पास, ही कुड प्रोवाइड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम, कुड रिमेन चीयरफुल ऑल द टाइम, और हमेशा खुश रहता था, प्रॉब्लम के सोल्यूशन उनको देता था। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट, वो एक पोएट था, एक नॉवेलिस्ट था, एक फैंटास्टिक एक्टर था। ही वॉज ए जेनरस एंड लविंग पर्सन, वेलकमिंग नेचर था, और जब भी कोई उसके गांव से या रिलेशन से रिलेटिव आता था, परमानेंटली भी कोई उनके घर पे आ जाता था तो बहुत ही अच्छे से उनको वेलकम करता था, उनको अपने घर पे रखता था, और हमेशा ज़रूरत पे काम आता था सबकी। और अगर कभी बार जो बॉस हैं कोई सजेशन मांगते थे, उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको भी बहुत सारे अल्टरनेटिव सोल्यूशन देते थे कि इस सीन को कैसे डिपिक्ट करना है, किस तरीके से पोर्ट्रेट करना है, और किस तरीके से आप उस सीन को बेहतर तरीके से दिखा सकते हो। तो ये सारी उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी, हमेशा लॉयल था अपने बॉस का, अगर उसकी लॉयल्टी ही उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी, एंड हर किसी से बड़े नाइसली टॉकिंग करता था। तो ये सारी चीज़ें उसको जीनियस बनाती हैं और एक यूनिक पर्सनैलिटी उसको दिखाती हैं कि हाँ वो इसीलिए उस पोजीशन पे था। वह वॉज द लीगल एडवाइज़र रेफर एज द अपोजिट बाय द अदर। अब लीगल एडवाइज़र जो इसमें ऑथर बताते हैं कि लीगल एडवाइज़र का काम क्या होता है, लेकिन वो फिर भी उसके अपोजिट था, क्यों? अ लॉयर वर्क एज द स्टोरी डिपार्टमेंट एट द जिमनी स्टूडियो। लॉयर जो है वो स्टोरी डिपार्टमेंट में ही काम करता था, जैसे सुब्बू था, लॉयर था, और भी पोएट्स थे, स्टोरी राइटर्स थे, ये सब एक डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट उसके अंदर थे। तो लॉयर जो है वो जिमनी स्टूडियो में स्टोरी डिपार्टमेंट में था। ऑफिशियल तो अगर देखें वो एक लीगल एडवाइज़र था, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, बट वो सब उसको इसके अपोजिट मानते थे। हैड एवरीबडी रेफर टू हिम इज अपोजिट, ही हैड अनविलिंग ब्रॉड टू एंड द करियर ऑफ द ब्रिलियंट यंग एक्ट्रेस, क्योंकि अनजाने में ही सही, अनविलिंग यानी अनजाने में ही उसने एक जो बहुत ही ब्रिलियंट यंग एक्ट्रेस थी उसका करियर क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। हैंस ही वॉज द रेफर टू एज द अपोजिट ऑफ द अदर्स, इसीलिए सब उसको अपोजिट मानते हैं कि जो वो होना चाहिए वो नहीं है, अनजाने में ही करा। जैसे कि वो एक टाइम पे जो वो बहुत ही अच्छी एक्टर्स थी, जब वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होती हैं तो वो क्या कर रही थी, शाउटिंग कर रही थी या इस तरीके से बोल रही थी कि जब सब उसको सुन रहे थे, तो इसने क्या करा, लॉयर ने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर ली उसकी वॉइस, और जब वो चुप होती है तो वॉइस उसको सुनाते हैं और कहते हैं देखो आप कैसे बोल रही थी। तो उसको सुन के बहुत शौक लगता है कि मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो मतलब अपने आप को वो विलेज से बिलोंग करती थी और कभी उसने ऐसे सिविलाइज तरीके से मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं था स्टेज का या टॉकिंग का। तो वो उस टाइम पे जब उसने अपनी वॉइस सुनी, इस तरीके से टॉकिंग की, वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, उस शॉक से वो कभी बाहर नहीं आ पाई और वहीं पे उसका कैरियर ख़त्म हो गया। तो ये था इसका पीछे का, जबकि वो अपने वर्क के बिल्कुल अपोजिट था। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जिमनी स्टूडियोज़। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लॉयर को स्टैंड आउट रखती है, सबसे बाहर रखती है दूसरों से, जिमनी स्टूडियो में जो और भी थे, लेकिन उसको क्या है, उस अलग क्या था उसमें। लॉयर की जो ड्रेस थी, ठीक है, व्हाट मेड हिज स्टैंड आउट, उसकी ड्रेस दूसरों से बिल्कुल उसे अलग रखती है। ही वॉर अ पैंट टाई समटाइम्स अ कोट ऑल्सो, अदर्स पुट ऑन अ खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली एंड टेलर्ड वाइट खादी शर्ट विच लुक लाइक अ एवरीवन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे ये बताया है कि जहाँ पे सब लोग मतलब गांधी को पसंद करते थे या खादी पहनना पसंद करते थे, तो वहाँ पे सब, जबकि खादी शर्ट और लाइक अ यूनिफॉर्म सबका यही था, मतलब वाइट धोती पहनना या खादी शर्ट पहनना। उसके अपोजिट में ये पैंट टाई लगाता था, कोट पहनता था, तो सबसे अलग ही दिखता था। तो यहाँ पे लुक को लेकर भी बोला है कि वैसे तो था ही अलग, लेकिन लुक में भी ये सबसे अलग था। मतलब इसे कोल्ड लॉजिक बोला गया है कि ही इज़ अ कोल्ड लॉजिक। कोल्ड लॉजिक मीन्स होता है जो दूसरों के मतलब किसी कस्टम, किसी कल्चर, किसी फीलिंग की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता,
अपने आप में ही मतलब बिल्कुल मस्त रहता है और अपने आप को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना। डिड द पीपल एट जिमनी स्टूडियो हैव एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन? यहाँ पे बोला है क्या उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को मतलब वो दिया से जुड़े हुए थे या उनके साथ थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एट जिमनी स्टूडियो वर गांधी डिवोटी, गांधी जी को पसंद करते थे एंड वो खादी पहनते थे। दे वर ऑल अपोज टू द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कम्युनिज्म मीन्स होता है वायलेंस और ऐसे इंसान जो लड़ाई झगड़ा करते हैं या उस राह पे चलते हैं। तो बिल्कुल भी पॉलिटिकल पसंद नहीं करते थे जिमनी स्टूडियो के लोग, उससे बहुत दूर ही रहते थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिकल से। वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का वेलकम स्टूडियो में क्यों किया गया? अब जो ये आर्मी थी जो यहाँ इसके 200 मेंबर थे जो आए थे, वो क्या कर रहे थे, एंटी कम्युनिस्ट काउंटर मूवमेंट चला रहे थे। एंटी काउंटर किसके अगेंस्ट में? कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में। कम्युनिस्ट यानी जो वो ये भी बताया जैसे कि वायलेंस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये उसके अपोज में मूवमेंट चला रहे थे कि भाई हमें कम्युनिज्म का साथ नहीं देना चाहिए, वो एक वायलेंस है और वायलेंस कभी भी सही नहीं होता। जो मिस्टर एस वॉटसन है, द अदर मद्रास बिग बॉसेस सिंपली प्ले इनटू देयर हैंड्स, वो भी जैसे बड़े बहुत ज़्यादा फेमस थे बिग बॉसेस, यानी वो तो वहाँ के बॉस थे ही जिमनी स्टूडियो के, और जो और भी फेमस पर्सनालिटी थी उनके जैसे ये भी थे, एक फेमस पर्सनालिटी थे, बिग बॉस थे, पूरे ऑनर थे। तो मद्रास के अंदर इनका बहुत नाम था, इनको पता भी नहीं चला कि वो किस तरीके से मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के हाथों यूज़ हुए हैं। मतलब क्योंकि वो आए स्टूडियो में और उन्होंने री काउंटर मूवमेंट उस तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट करा, क्योंकि उनको पता था यहाँ के लोग भी कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करते हैं, कम्युनिज्म की फीलिंग या पॉलिटिकल से बिल्कुल दूर हैं। तो उन्होंने यहाँ के अपना परफॉर्मेंस भी करा, मैसेज भी दिया इनडायरेक्टली, और किसी को पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे जो बिग बॉस हैं जिन्होंने वेलकम करा, किसने? वॉटसन ने। तो एस वॉटसन को पता भी नहीं चला और वो यूज़ भी हो गई। यानी जब कोई आपको यूज़ करे और आपको पता ना चले कि वो आपको यूज़ कर रहा है, यानी यहाँ पे इनोसेंटली आप हो और दूसरा वाला कनिंगली आपको यूज़ कर ले अपने मतलब के लिए। एज अ रिजल्ट द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वॉज वार्मली रिसीव एट द जिमनी स्टूडियोज़, और उनके काउंटर मूवमेंट के लिए ही उनको वेलकम किया गया था जिमनी स्टूडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन एग्जाम्पल टू शो द जिमनी स्टूडियोज़ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज्ड बाय MRA। यहाँ पे बोला है वो कौन से शो थे जिमनी स्टूडियोज़ में जो हुए थे, जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ने किए थे और उससे इन्फ्लुएंस हुए थे सब। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बताया है मद्रास में बहुत ज़्यादा पड़ा तमिल ड्रामा कम्युनिटीज़ पे, और जो तमिल के प्ले थे उनका जो सनराइज सनसेट स्टेज पे दिखाने का तरीका था विदाउट स्टेज, एंड जो कर्टन थे, तो जॉनथम वैली जो प्ले था उससे कम्प्लीटली बिल्कुल इंस्पायर्ड थे। बेयर स्टेज यानी कोई स्टेज ना हो, वाइट बैकग्राउंड कर्टन हो, फ्लूट का सॉन्ग हो, सनसेट और सनराइज दिखाना। तो ये तमिल के ड्रामा कम्युनिटीज़ इसको फॉलो करने लगी और बहुत टाइम तक उसको फॉलो करा, उनको कॉपी किया अपने ही तमिल के जो प्ले होते थे उसके अंदर। एंड हु वॉज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो? जिमनी स्टूडियो के बॉस हैं मिस्टर एस वॉटसन, जिन्होंने ये इसके फाउंडर हैं। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at जिमनी स्टूडियो? इनके बीच में कम्युनिकेशन का क्या था? जब इंग्लिशमैन आए थे जो जिमनी स्टूडियो में, उनका वेलकम हुआ था। पहले तो ये आई थी मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, उनका वेलकम किया। उसके बाद कौन आए थे? इंग्लिशमैन जो पोएट थे या फिर एडिटर थे जिसको कन्फ्यूज़न था। तो जब ये आए थे जिमनी स्टूडियो में तो क्या कम्युनिकेशन रहा बीच में? तो जिमनी स्टूडियो में जब सब तमिल बोलने वाले हैं, ये इंग्लिश में बोल रहे थे, इनकी नेटिव टंग ही है क्योंकि इंग्लैंड से आए थे। इनकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई थी, मतलब जो उनका एक्सेंट बोलने का था तरीका वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के फ्लो में था। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं, कंफ्यूज थे। खुद पोएट भी मतलब वो भी कंफ्यूज थे। जिनका वेलकम किया था जो पोएट थे और
जो जनता मतलब वो लोग थे जो बैठे हुए थे जो सुन रहे थे वो भी कंफ्यूज थे कि क्या बोल रहे हैं। वह इज़ द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू एज एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। ये एक इसको अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों कहा गया है? मिस्ट्री इसलिए बोला गया है, नो वन कुड फाइंड आउट द वेदर द इंग्लिशमैन वॉज अ पोएट और एन एडिटर। किसी को ये पता ही नहीं चला था और अभी तक नहीं पता था वेलकम से पहले और वेलकम के बाद तक भी कि वो पोएट है या एडिटर है। इवन जिन्होंने वेलकम किया है एस वॉटसन, उनको खुद को भी नहीं पता, जबकि उन्होंने स्पीच भी दे दी थी उनके पोएट के आने से पहले, और जब उनको वेलकम कर रहे थे उस टाइम पे तब भी उनके वर्ड से कहीं तक नहीं पता चल रहा था कि उनको कुछ पता है। तो जिमनी स्टूडियो के लिए ये एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रही कि वो क्यों आए क्यों हैं, जबकि वो भी कंफ्यूज हैं। उन्होंने शायद ही ऐसी कंफ्यूज ऑडियंस देखी होगी, जैसे कि उन्हें पता चल ही रहा होगा कि उनके बोलने का कुछ समझ नहीं आ रहा और हमें भी उनका कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो यही सब कह रहे थे जिमनी स्टूडियो के लोग जितने भी वहाँ बैठे हुए थे, ये आए ही क्यों हैं। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, और आया कौन था स्टूडियो में? स्टेफन स्पेंडर थे, इंग्लिश मैन थे विजिट द जिमनी स्टूडियो जो आए थे, और वो एडिटर थे एनकाउंटर मैगजीन के, जो कि एक क्या है ब्रिटिश पीरियोडिकल थी, तो उसके एडिटर थे वो। एंड हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज, और कैसे पता चला ऑथर को, अशोकामित्रन को, कि स्टूडियो में कौन आया था? उन्होंने कैसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करा जबकि किसी को भी नहीं पता था कि कौन है? बिफोर स्पेंडिंग मनी ऑन अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट स्पॉन्सर बाय द इंग्लिश periodical द एनकाउंटर, द ऑथर डिड सम रिसर्च ऑन द पब्लिकेशन। अब जो है जब एक ये जो इंग्लिश पीरियोडिकल है एनकाउंटर, या इनके जो पब्लिकेशंस थे, उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के जो एनकाउंटर के पब्लिकेशर थे, उन्होंने क्या करा, एक कॉन्टेक्स्ट रखा और कॉन्टेक्स्ट रखने में बोला था कि स्टोरी लिखनी है सबको। तो स्टोरी लिखने से पहले वो रिसर्च करना चाहते थे कि अबाउट ऑफ कि ऐसे ना हो। अशोकामित्रन चाहते थे कि पैसे, क्योंकि कुछ पोस्टेज लगा के भेजनी थी, स्टोरी के साथ पैसे भेजने थे, तो वेस्ट ना चला जाए, तो उस पर वो रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ डिस्कवर करते हैं, उन्हें पता चलता है कि स्टेफन स्पेंडर क्या है, द पोएट हु हैड अर्लियर विजिट द स्टूडियो एंड वॉज द एडिटर ऑफ द जर्नल। जो पहले एज अ पोएट आए थे वो एक एडिटर हैं इस जर्नल के। द एनकाउंटर उन्हीं का, मतलब एक क्या है, उसी के एडिटर हैं। और तो फाइनली किसको पता चलता है? फाइनली अशोकामित्रन को ये बात पता चल जाती है, वो मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं। वट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, ये किसको रेफर की गई है? इसमें 6 फेमस राइटर थे जिन्होंने ये बुक को लिखा है, और उन्होंने किसके अगेंस्ट में लिखा है? कम्युनिज्म के अगेंस्ट में लिखा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से हम पहले क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करा, लेकिन वहाँ जब हम डिसअपॉइंट हुए तो हम वहाँ से वापस आए। तो इन 6 जो फेमस राइटर्स थे, इन्होंने 6 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं द गॉड दैट फेल्ड बुक में, और यानी कम्युनिज्म से देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, यानी किस तरीके से हम, डिसइल्यूजन मीन्स क्या होता है? डिसइल्यूजन यानी जब हम किसी उससे वापस आते हैं, ठीक है, किसी भी विश्वास टूटता है या हमें बहुत निराशा होती है तो हम वहाँ से निकलते हैं। तो कम्युनिस्ट से उनको क्या थी? बहुत ज़्यादा निराशा थी, जहाँ से वो वापस आए थे, और अब अपने एडवेंचर वो बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने उसको ज्वाइन करा और वहाँ से हम निराश होके कैसे वापस आए, क्योंकि कम्युनिज्म को उन्होंने पहले फॉलो किया था, फिर बाद में उन्होंने इसके काउंटर में मतलब लिखा। फिर ये जो 6 ऐसे लिखे थे, कौन कौन थे इसमें? इंक्लूडिंग एंड्रे गिड और रिचार्ड राइट, एग्नेजियो सिलोन और आर्थर कॉइस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर। ये 6 थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा, और इस बुक के अंदर यही है जो इन लोगों ने इसको डिस्क्राइब करा है। द ऑथर हैज़ यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन foibles, pick out instances of this, show how this serves to make the piece interesting। ह्यूमर मीन्स क्या होता है? जो कि फ़नी वे होता है, और फॉइबल मीन्स होता है
वीकनेस। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो किस तरीके से वीक पॉइंट जहाँ पे हैं उसे किस तरीके से कॉमेडियन के थ्रू बताना चाहते हैं और कैसे वो दिखाते हैं, अपना डिपिक्ट करते हैं, कॉमेडी फनी सीन बनाते हैं और यहाँ उदाहरण मांगे हैं। तो डिफरेंट करेक्टर्स हैं, अपनी मतलब कमजोरी वीकनेस को छुपाने के लिए किस तरीके से बीच बीच में कॉमेडी दिखाई गई है। जैसे डिफरेंट करेक्टर आर एम्प्लॉय बाय ऑथर पोर्ट्रे ह्यूमन फॉइबल्स, जैसे कि ये बताते हैं कि अलग अलग करेक्टर्स रहे हैं, ऑथर ने डिस्क्राइब करा है। फर्स्ट ऑफिस बॉय, उसका बहुत एम्बिशंस है, वो स्टार एक्टर बनना चाहता था, और सब्बू नेचुरल टैलेंटेड ही है, और लीगल एडवाइज़र था जो कि एक अपोजिशन ही दिखाया है बिल्कुल अपनी लीगल प्रैक्टिस एक राइटर के या फिल्म मेकर के रूप में दिखाया गया है। फ्यू इंस्टांसेस और भी हैं इस तरीके से जो पोर्ट्रे किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं, दिखाए गए हैं। डिफरेंट ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, जैसे कि और एग्जांपल इंक्लूड करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है एंड यूज्ड ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, जैसे कि वो इतना मेकअप करते हैं कि ट्रक में मेकअप लाना पड़ता है, यानी इतना भर भर के मेकअप फेस पे किया जाता है, उन्हें भूत बना दिया जाता है, मॉन्स्टर बना दिया जाता है, जबकि उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए और उसकी जगह उनको डरावना बना दिया जाता था मेकअप करके एक्टर एक्ट्रेसेस को। तो ये एक अपने आप में ही फनी सीन थे। एंड अनदर इंस्टांसेस ही मेंशन द लीगल एडवाइज़र, और दूसरा भी ये भी बहुत अच्छा फ़नी था। बहुत है, मैनी है, बट यहाँ पे मैंने कुछ फ्यू ही लिखे हैं, आप भी इसके आगे अलावा कुछ और भी दिखा सकते हैं। अनदर इंस्टांसेस ऑफ मेंशन इज़ द विद द लीगल एडवाइज़र हु कॉन्ट्ररी टू हिज रोल, जो लीगल एडवाइज़र है जबकि वो अपोजिट है एंड अपने रोल के अकॉर्डिंग, एंड रून्स द एक्ट्रेस करियर बाय द मेकिंग हर लिसन टू हर ऑन लाउड वॉइस, जबकि उसने एक एक्ट्रेस का करियर ख़राब कर दिया जिसने अपनी ही आवाज़ सुनी थी लाउड, तो उसकी वजह से उसको शॉक लगा था। दीज आर अ फ्यू ऑफ इंस्टांसेस ऑफ जेंटल ह्यूमर यूज्ड बाय द ऑथर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फॉइबल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वीक पॉइंट थे और किस तरीके से एक फ़नी वे में रिप्रेजेंट करा है ऑथर ने। तो आप कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जो आपको बहुत फ़नी लगा, और कोई करैक्टर ले सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौथा वाई वॉज द कोथामंगलम सब्बू कंसीडर नंबर 2 इन जिमनी स्टूडियो, क्यों नंबर 2 पे उनको कंसीडर किया जाता था, ऐसे उसके अंदर क्या क्वालिटी हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक फ्लैटरी, एंड कोथामंगलम साहू वॉज एबल टू सिक्योर द पोजीशन क्लोजर टू द बॉस के बिल्कुल पास थे, बिल्कुल नियर थे। ही वॉजेंट ब्राइट बट ही वॉज अ हैप्पी गाय हु वॉज लॉयल टू द बॉस। बहुत ज़्यादा ऊँचे मतलब कह नहीं सकते कि पोजीशन पे थे, या हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था उनका, लेकिन जितना भी था, क्योंकि मोस्टली उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी तब भी वो हमेशा चीयरफुल रहते थे, खुश रहते थे और वेलकमिंग नेचर था। तो वो सेटिस्फाइड अगर उनके बॉस होते थे, एक तो बॉस से बहुत ज़्यादा लॉयल थे उनके साथ, और बॉस अगर डिससेटिस्फाइड है किसी सीन से तो बहुत सारे सोल्यूशन थे उनके पास, जो कि वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन उनको दे के बताया करते थे कि आप ऐसे सीन दिखा सकते हैं। एंड अदर एम्प्लॉयज़ कंसीडर हिम नंबर 2 इन जिमनी स्टूडियो, इसीलिए वो नंबर 2 पोजीशन रैंक पे थे, जबकि ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की देखें तो बहुत सारी थी, ऊपर से नीचे डाइल्यूट हो रही थी पोजीशंस, और रैंक सबसे नंबर 2 पे कौन थे, सब वो अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी यूनिक जो कि उनका वेलकमिंग नाइस नेचर था। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जिमनी स्टूडियो। तो यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से जो ऑथर है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मतलब सूटेबल, इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स होता है, इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स अनसूटेबल। तो इंग्लिश पोएट जो है वो ऑडियंस के सामने अनसूटेबल कैसे था, वो क्यों कंफ्यूज था, और उसको पता चल रहा था कि सामने वाले सब कंफ्यूज हैं, मेरी पोएट्री उन्हें समझ नहीं आ रही है। इंग्लिश पोएट वॉज एड्रेसिंग द तमिल ऑडियंस एट द जिमनी स्टूडियो इन इंग्लिश विद द टिपिकल एक्सेंट। उसका एक खुद का इंग्लिश का एक्सेंट है, वो तमिल लोग हैं, तो वो कैसे अपना मैसेज पहुंचा सकता है। ही वॉज टेकिंग आउट द थ्रिल्स, उसका जो ट्रेवल्स है और जो उसका थ्रिल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, और जो अभी तक उसने अपने
नॉलेज इकट्ठा की हुई है, उसके बेस पे अगर देखें तो पोएट वर कंफ्यूज एंड साइलेंट ऑडियंस, दिस वाज द इनकॉन्ग्रेटिव बिकॉज हिज ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं कि जो अपना मतलब समझाना कुछ चाहते थे और जो हमारी मतलब ऑडियंस है वो जब उनका मैसेज नहीं समझ पा रही थी तो उनको खुद भी समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं क्या है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वफलमेंट हो रही थी। और जो उनके एक्सेंट की वजह से, क्योंकि उनका जो बिल्कुल प्योर नेटिव था वो तो इंग्लिश था और ये तमिल थे, तो जो उनका थ्रिल्स यानी जो एक्सपीरियंस था और जो ये यानी इसका मतलब ट्रैवल्स मतलब होता है एफ़र्ट्स, जो उनके एफ़र्ट्स और जो उनका मतलब एक्सपीरियंस था वो पोएट बताने में कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा एंड साइलेंट ऑडियंस थी। तो यहीं पे उनको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। तो ये था। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशंस फ्रॉम द इनक्लिनेशंस फ्रॉम द अकाउंट, यानी किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ऑथर है वो किस तरीके से अपना जो समझा पाते हैं, मतलब समझा पाते हैं कैसे। तो यहाँ पे बोलता है ऑथर वाज अ प्रोज ऑथर है और इंटेंडेड टू सबमिट अ शॉर्ट स्टोरी ब्रिटिश पीरियडिकल में जाके वो अपनी स्टोरी सबमिट करते हैं। एंड द एनकाउंटर फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एनकाउंटर ने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट रखा था। तो इससे पता चलता है वो लिटरेरी के इंक्लिनेशन के बारे में कि वो अकाउंट करते हैं। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप ऑथर के लिटरेरीज के बारे में कैसे समझते हैं कि वो लिखता था, ठीक है। तो आपको कैसे पता कि वो लिखता था, ये यहाँ पे ये पूछा है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।